नमस्कार, मैं मानसी जैन आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल विद्यु लड्डा 247 पर। जैसे कि आप सब जानते हो कि सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए एनसीईआरटी की एक-एक लाइन को समझना, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ढंग से मतलब लाइक ऑनेस्टली अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली ना, तो आपका सीटेट 101% क्वालिफ़ाई होगा। बट थिंग इज़ दैट बहुत सारे स्टूडेंट के पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं होता। सो मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए एनसीईआरटी नोट्स। 1% मैं कह सकती हूँ अपने 15 ईयर के एक्सपीरियंस पर कि आपको क्वेश्चन यहीं से आएगा और ये नोट्स मैंने बाइलिंगुअल रेडी करे हैं सो दैट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। ये केवीएस के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जो बच्चे सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी के नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा जो टॉपिक है ये है ग्लोब चैप्टर 2 6 क्लास एनसीईआरटी। मैं इसकी क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, यानी अगर आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियोस को एक बार देखना ज़रूर और उसके बाद फिर आप ये वन लाइनर नोट्स पढ़ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझकर ही फैक्ट पर आया जाता है, फैक्ट से कॉन्सेप्ट पर नहीं जाया जाता। आप एक टीचर बनने वाले हैं, यू आर गोइंग टू बी अ टीचर। सो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि टीचिंग मेथड ही होता है कि पहले आप बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाएं, करके दिखाएं, बोर्ड पर समझाएं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखवाएं। तो इसी तरह मैंने भी सेम ऐसा ही किया है। पहले मैंने आपको बोर्ड पर पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करा है और अब हम उस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चंस यानी वन लाइनर फैक्ट्स जो हैं वो देख रहे हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, साथ साथ इसको नोट डाउन करते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है ग्लोब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। इसकी एक एक लाइन एनसीईआरटी से ली गई है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन ही है सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है। द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट राउंड, इट इज नॉट ओवल ऑल्सो, इट इज जॉइड। आपको ध्यान रखना है पृथ्वी का जो आकार है वो ध्रुवों पर से थोड़ा सा क्या है, चपटा है, फ्लैट है और उस शेप को भू आप कहा जाता है। इट इज लिटिल बिट फ्लैटेड फ्रॉम द पोलर एरिया, राइट। इसे हिंदी में नाशपाती के आकार का भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे जॉइड शेप कहा जाता है। एक आप माइंड में इमेजिन करके चलिए, जो जो जॉइड शेप होती है ना, ये कुछ इस तरीके से होती है, ऐसे होती है। अब क्योंकि हमारा जो पोलर एरिया है वो एरिया सेंटर के नियर होता है, इसलिए ये जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, यहाँ पर जो रेडियस है, जो आर है, जो त्रिज्या है वो कम होती है पृथ्वी की। यानी कि जो पोलर एरिया है वो भूमध्य रेखा के ज़्यादा नज़दीक होते हैं और ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल का अर्थ के सेंटर के नज़दीक होने के कारण यहाँ पर ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होता है। ये मैंने आपको फैक्ट दे दिया, वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वेटर और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि 0 डिग्री अक्षांश पर है, ठीक है। नेक्स्ट इज विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? जो हाँ, आपने अगर क्लास फर्स्ट लगाई है ग्लोब वाली, उसमें मैंने आपको दिखाया था इक्वेटर। इक्वेटर से जो बिल्कुल ठीक सेंटर से ली जाती है। हाँ, एक बात और, अगर आपने क्लास नहीं लगाई है तो प्लीज जरूर लगाइएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर किए हैं। तो जो इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा होती है, उसके ठीक ऊपर कुछ लाइन सिमिलर यानी कि सीधी सीधी खींची गई हैं। उन सब लाइनों को क्या कहते हैं? पैरेलल्स या समानांतर रेखाएं कहा जाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी कि 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इज नोन एज साउथ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड को कहा जाता है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि ये रेखा भारत के ठीक बीच में से गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट विच लाइन क्रॉस थ्रू द मिड ऑफ इंडिया। सो आंसर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
कर्क रेखा कितने राज्यों में से जाती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों में से जाती है। और इसके लिए ये आप देखो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक लिखी हुई है, मगरमच्छ झपटा। क्या ट्रिक है? मगरमच्छ झपटा। और ये जो मगरमच्छ झपटा है ये आपको याद करवा देगा कि कर्क रेखा जो है ये कहाँ-कहाँ से क्रॉस करती है। तो भारत के 8 राज्य जहाँ-जहाँ से कर्क रेखा जाती है, तो वो आप देखिए वो यहाँ इंग्लिश वाली साइड में मैंने लिखा हुआ है। म से मगरमच्छ झपटा जो है इसमें म से बनता है मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से अगेन मिजोरम, छ छत्तीसगढ़, झ झारखंड, प से है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और ट से है त्रिपुरा। सो इस तरह से आपको 8 राज्य याद हो जाएंगे। और आप इसको इस ट्रिक को अपने माइंड में कैसे सेट करेंगे? इसे सेट करने का बड़ा ही इजी तरीका है कि कर्क रेखा, कर्क भारत के बीच में से जाती है और कर्क का मतलब होता है केकड़ा, और केकड़े को देखकर मगरमच्छ झपटा, और इस मगरमच्छ झपटा से आपको 8 राज्यों के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सुंदर सा मैप आए, मैंने खुद बनाया अपने हाथ से आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट है। अभी अगर आप सीटेट का 2023 का 2024 जुलाई जनवरी वाला सॉरी, और उससे प्रीवियस अगर 2-3 सालों के पेपर अगर आप देखेंगे ना, तो आपको मिलेगा सीटेट के जो क्वेश्चंस है ना वो डायरेक्टली फैक्चुअल नहीं आते, वो घुमा फिरा कर, आपने देखा होगा कथन कारण वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको असत्य या सत्य कथन छांटना होता है। तो आपको अगर ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हो तो मैप की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि बस कुछ 10-12 क्वेश्चन क्रैम किए, रट्टा मारा और चले गए सीटेट का पेपर देने के लिए। ऐसे सीटेट क्वालिफाई नहीं होता है। सब कुछ समझने का है, दिमाग में बिठाने का है। और ये एक बार अगर आप बेस बना लोगे ना, ये चीजें आपको हमेशा काम आएगी। आपको सीटेट क्वालिफाई करने में काम आएगी, आपको केवीएस क्वालिफाई करने में काम आएगी, फर्दर आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाएंगे तो आपको ये वहां भी काम आएगी। तो देखो मैंने वर्ल्ड मैप बनाया है एंड आई ट्राइड टू शो यू गाइज कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, कैप्रिकॉर्न कहाँ-कहाँ से क्रॉस करती है। सो सी, सबसे पहले हम भूमध्य रेखा देखते हैं। तो आप अपने माइंड में सेट कीजिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है देखो कि ये हमारे जो अर्थ है इसमें 7 कॉन्टिनेंट यानी कि 7 महाद्वीप होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एशिया है, राइट? एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। उसके बाद ये अफ्रीका है यहाँ पर, देन थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, फोर्थ नंबर पे साउथ अमेरिका है, राइट? ये मैं अकॉर्डिंग टू द एरिया बता रही हूँ, लार्जेस्ट है ना, अकॉर्डिंग टू द एरिया। जैसे फर्स्ट लार्जेस्ट एशिया, सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका, थर्ड लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ लार्जेस्ट साउथ अमेरिका, फिफ्थ लार्जेस्ट जो है जो यहाँ नीचे साउथ पोल पे होता है ना, दैट इज अंटार्कटिका, वो हमारा फिफ्थ लार्जेस्ट है। सिक्स नंबर पे यूरोप है और सेवेंथ नंबर पर ऑस्ट्रेलिया होता है। दिस इज अकॉर्डिंग टू एरिया, राइट? सो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो भी फिलहाल वर्ल्ड कॉन्टिनेंट नहीं है, लेकिन वो मैं आपको जरूर समझाऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आपको अभी उसको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो मेरी वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगी। सी, आपको देखना है कि भूमध्य रेखा किन किन महाद्वीपों में से जा रही है। तो भूमध्य रेखा सबसे पहले किस महाद्वीप के ठीक बीच में से जाती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप की, आप देखो यहाँ पर, ये देखिए अफ्रीका के ठीक बीच में से जा रही है ना। नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद देखो अफ्रीका के बाद ये कहां से जाती है? अफ्रीका के बाद ये जा रही है साउथ अमेरिका में से, राइट? और यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये इंडोनेशिया, मालदीव, ये वाले देश, तो यहां पर भी ये रेखा जाती है एशिया में से। तो कहां कहां से जा रही है? अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया, यहां से भूमध्य रेखा क्रॉस करती है अफ्रीका में से के ठीक बीच में से। और आप देखो क्लियरली, आप देख सकते हो कि अफ्रीका में से तीनों रेखाएं जाती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, यानी कि इक्वेटर, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न तीनों जाती है। ठीक है, तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू विच थ्री मेजर लाइन्स पासेस, दैट इज इक्वेटर, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों प्रमुख रेखाएं जा रही है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, राइट? आगे देखो, उसके बाद कर्क रेखा पर अगर आप ध्यान देंगे तो कर्क रेखा कहां से जा रही है? एक तो एशिया में से, भारत का ठीक बीच में से, देखो यहां से देखेंगे अगर आप तो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट यहां से देखेंगे तो इधर से जा रही है अफ्रीका में से, और यहां से देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में से जा रही है। सिमिलरली मकर रेखा कहां से जाती है? तो अगर आप देखेंगे कि मकर रेखा कहां से जा रही है,
तो देखो सबसे पहले तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में से, देन इधर अफ्रीका में से, देन दिस साइड साउथ अमेरिका में से। तो इस तरह से आपको अपने माइंड में सेट करना है। 2-3 बार आप वर्ल्ड मैप को खोल कर देखिए, चाहे अगर नहीं है आपके पास तो आप उसको गूगल पे सर्च करके देखिए और आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। ठीक है? मकर रेखा किन महाद्वीपों में से जाती है? देखो ये क्वेश्चंस यहाँ मैंने आपको दिए हुए हैं, कौन-कौन से महाद्वीपों से क्रॉस करती है। नेक्स्ट इज 0 डिग्री देशांतर या प्रधान यामोत्तर हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन होता है, को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। यह किस महासागर में से गुजरती है? तो यह जो रेखा है ये अटलांटिक या अंध महासागर में से गुजरती है। कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं हम जीएमटी की बात कर रहे हैं। जीएमटी कहाँ से क्रॉस करती है? अटलांटिक। अटलांटिक कहाँ पर है, किस आकृति का होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि अटलांटिक जो है वो एस आकृति का होता है और ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार पूछा जा चुका है। एस की आकृति वाला महासागर, एस शेप ओशियन, सो एस शेप ओशियन इज अटलांटिक, राइट। नेक्स्ट सी, 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत 180 डिग्री पश्चिमी और पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्ट एंड ईस्ट, वेस्ट एंड ईस्ट बोथ इसलिए कहा गया है क्योंकि दोनों ओवरलैपिंग है, एक दूसरे के ऊपर है। मैं समझा चुकी हूँ क्लास में, प्लीज आप वहां पे जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डअप मैंने कर दिया है ऑलरेडी, सो प्लेलिस्ट में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस क्लास को देख सकते हैं। सो नेक्स्ट इज, पृथ्वी को 2 भागों पूर्वी व पश्चिमी गोलार्ध में बांटने वाली रेखा कौन सी है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है सीटेट के एग्जाम में, केबीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जो हमारी बच्चे क्या कर देते हैं, ओनली 0 डिग्री लिख देते हैं इसका आंसर, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि ओनली जीएमटी, बट इसका आंसर अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो क्लियरली दिया हुआ है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को डिवाइड करती है। सो नेक्स्ट इज, जब हम जीएमटी या प्रधान यामोत्तर के ईस्ट की साइड जाते हैं तो टाइम को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, जोड़ा जाता है या घटाया जाता है? तो समय को जोड़ा जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है टाइम निकालने वाला, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर 101% हर पेपर में टाइम निकालने वाला क्वेश्चन होता है, तो इस पर पकड़ बनाया जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी होता है, कंडीशन कि आपने समझा कैसे है। तो मेरी इस पर वीडियो है, क्लास है, मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाया है, तो प्लीज जरूर देखिएगा, अपना 1 नंबर जरूर वहां से पक्का करना। ठीक है, आर्कटिक महासागर, बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर में से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? सो इट इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट वेस्ट बॉर्ड। ये क्वेश्चन एक आया था, यहाँ पे बेरिंग सागर दिया हुआ है, तो जो ये बेरिंग सागर है ये बेरिंग जलसंधि है। बेरिंग जलसंधि जो है ये आर्कटिक ओशियन को पैसिफिक से जोड़ती है, कनेक्ट करती है और ठीक इसी जगह से क्रॉस करती है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, बेरिंग स्ट्रेट भी इसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। ध्रुवों की ओर जाते हुए देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है ये घटती है। कॉन्सेप्ट बेस में ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या व दूरी कितनी होती है? तो देखो जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी जो कुल संख्या होती है ये 360 होती है, जबकि इनके जो बीच की दूरी होती है ये देखना, ये ध्यान से देखना, 111.32 किलोमीटर, 111.3 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, ठीक है। बट ये जो डिस्टेंस होता है ये ओनली नियर टू इक्वेटर होता है, केवल भूमध्य रेखा के पास में ये डिस्टेंस होता है, क्योंकि देशांतर रेखाओं की दूरी जैसे 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 हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, आपको ध्यान होगा ये मैंने समझाया है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जो इनकी जो दूरी है वो घटती रहती है, क्योंकि सभी देशांतर रेखाएं पोलर एरिया में जाकर इस तरह से ऊपर से आपस में जुड़ जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि इसलिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 181 होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है।
अक्षांतर और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उससे बने जाल को क्या कहा जाता है? उससे बने जाल को ग्रिड कहा जाता है। भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा IST होती है, जो कि 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर होती है। गुजरात व आसाम में समय में 2 घंटे का अंतर होता है। स्थानीय समय क्या होता है? जिस समय सूर्य आकाश में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होता है उसे स्थानीय समय कहते हैं। रूस में कितने टाइम जोन है? रूस में 11 टाइम जोन है। भारत और लंदन यानी GMT के समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटे का अंतर है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 24 घंटे के 15 क्षेत्रों में, देशांतर क्षेत्रों में पृथ्वी को बांटा गया है। फिर यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ से अगर आप अभी देखेंगे सीटेट 2023 का पेपर उठा के, तो यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। ये है टॉपिक हमारा भारत के ताप कटिबंध, टेम्परेचर जोन। ठीक है, ये जो चैप्टर है ना ग्लोब, इससे आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो आते हैं। आपको पता ही होगा सीटेट का जो पेपर 2 होता है, TGT SST वाला, सोशल साइंस का जो होता है, उसमें 4 सेक्शन होते हैं, 60 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स के 4 सेक्शन होते हैं। 15 की ज्योग्राफी, 15 मार्क्स की हिस्ट्री, 15 मार्क्स की पॉलिटी और 15 मार्क्स की SST की पेडागोजी आती है। तो जिसमें जो 15 नंबर की ज्योग्राफी है, उसमें से आपका जो ये 6 का ग्लोब और सोलर सिस्टम वाला जो चैप्टर है, यहाँ से हर साल 5-6 क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड। ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चन अब टफ आने लगे हैं, लेकिन जिस बच्चे ने मैप से समझा है, प्रैक्टिस अच्छी की है, तो डेफिनेटली उसको क्वेश्चन इजी लगते हैं। तो इसको समझते हैं। चलिए देखो, ये यहाँ पर मैंने सर्कल बनाया हुआ है। थोड़ा सा ये सर्कल मेरा लाइट हो रहा है, सो ट्राई करती हूँ एक, अगर यहाँ पर नो नहीं बन पाएगा, जो बना हुआ है चलो उसी पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो हमारा पृथ्वी है उसका टेम्परेचर जोन यानी ताप कटिबंध का जो टॉपिक है, उसको आप थोड़ा फोकस करके समझेंगे। हमारी पृथ्वी को सूरज की गर्मी बराबर भाग में नहीं मिलती। कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, यहाँ पर सूरज की गर्मी सबसे ज्यादा होती है। साल में एक बार सूरज सीधा सर के ऊपर जरूर आता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। यहाँ पर जो जलवायु होती है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या सदाबहार वन कहलाते हैं। ट्रॉपिकल या टॉरिड जोन इसे इंग्लिश में कहा जाता है। आपने कई बार पढ़ा होगा, बच्चे ना ऐसे रट्टा लगाते रहते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कौन से होते हैं? रबड़, रोजवुड, आयरनवुड, महोगिनी। बट उन्हें यही नहीं पता होता उष्णकटिबंधीय वनों का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग आपको तभी समझ में आएगा जब आपने इस डायग्राम को समझाओ कि जो हमारा जो सूरज की जो गर्मी है वो सबसे ज्यादा कर्क से मकर रेखा के बीच में रहती है। इसका मतलब साल में एक बार सूरज सीधा लंबवत होगा, सर के ऊपर आएगा। ठीक है, इससे ऊपर यानी 23.5 से ऊपर कभी भी सूरज डायरेक्ट नहीं आता, लंबवत नहीं आता, सीधा नहीं आता। इससे ऊपर सूरज हमेशा कैसा रहता है? सूरज हमेशा यहाँ पर तिरछा तिरछा रहता है, कभी भी सीधा नहीं आता। सूरज की किरणें यहाँ पर तिरछी तिरछी पड़ती है, इसलिए ये वो भाग होता है जो ना बहुत ज्यादा ठंडा होता, ना बहुत ज्यादा गर्म, इसलिए इसका नाम होता है शीतोष्ण। थोड़ा थोड़ा शीत, थोड़ा थोड़ा उष्ण। इंग्लिश में इसे सब ट्रॉपिकल कहा जाता है या मॉडरेट टेम्परेट जोन भी कहा जाता है। यहाँ पर जो वनस्पति जब पाई जाती है वो घास के मैदान होती है, इन्हें बोला जाता है शीतोष्ण घास के मैदान। क्वेश्चन आया था सीटेट में, शीतोष्ण कटिबंध कितने डिग्रीज के बीच में होता है? सो आपका आंसर होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एज वेल 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 दक्षिणी अक्षांश। इसका मतलब ये दोनों गोलार्धों में है, उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध में, सेम लैटिट्यूड के बीच में।
इससे ऊपर अगर जाएंगे तो फ्रीजिड जोन होगा, जहां बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत कोल्ड एरिया होता है। ठीक है, सो हमने 3 जोन में डिवाइड करा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा के आसपास वाला एरिया है, फिर उसके बाद शीतोष्ण आता है और उससे ऊपर शीत आता है। जैसे इसी से देखो एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये था, आप ध्यान से सुनिएगा कि 4 शहरों के नाम दिए हुए थे आपको भारत के। जैसे कि मान लीजिए आप, 1 इज शिमला, ए ऑप्शन इज शिमला, बी ऑप्शन इज चेन्नई, सी ऑप्शन इज मुंबई, डी इज हैदराबाद। क्वेश्चन आया एग्जाम में कि इनमें से किस शहर में सूरज कभी भी सीधा नहीं आएगा, लंबवत नहीं आएगा। ये क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं दिया था। आया कैसे फिर? अरे भाई, ये कॉन्सेप्ट से आया, जिसने समझा। आप देखो, मैंने यहाँ एक छोटा सा मैप बनाया हुआ है इंडिया का। अगर आप देखेंगे तो ये देखो, मैंने यहाँ छोटा सा मैप बनाया हुआ है ना, इंडिया का। और इस मैप में इंडिया के ठीक बीच में से मैंने कर्क रेखा क्रॉस की है। सो ये क्या दिखाती है कि जो इंडिया है, जो भारत है, जिसके ठीक बीच में से कर्क रेखा जा रही है, ये आधा ऊपर वाला भाग भारत का, कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग जो है ये शीतोष्ण कटिबंध में यानी सब ट्रॉपिकल एरिया में है, और कर्क रेखा से नीचे वाला भाग जो है ये उष्ण कटिबंध में यानी कि ट्रॉपिकल में है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए भारत कौन से कटिबंध में है, तो भारत उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंध में है। अब इंडिया का जो ये मैप आप देख रहे हो, इसमें ऊपर ऊपर जितने राज्य हैं कर्क रेखा से नॉर्थ की साइड, ठीक है ना, उत्तरी भारत भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे जितने भी राज्य हैं वहां पर सूरज कभी भी लंबवत नहीं आएगा। जबकि जो साउथ इंडिया है, जो उष्ण कटिबंध आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ के सभी राज्यों में सूरज सीधा लंबवत आएगा। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बोला था, शिमला, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, तो इसका आंसर होगा शिमला। शिमला में कभी भी सूरज लंबवत नहीं आएगा, क्योंकि शिमला क्या है, कर्क रेखा से ऊपर है। ठीक है ना। अब ये बात मैंने क्यों बताई, तो आप इसकी क्लास लगा के देखिएगा, वहां मैंने आपको समझाया है कि 21 जून को सूरज सीधा कर्क रेखा के ऊपर होता है, और वो सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का, और उसके बाद फिर सूरज दक्षिणी गोलार्ध की ओर मूव कर जाता है। कर्क रेखा से ऊपर कभी भी सूरज लंबवत नहीं पड़ता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, तो आप इसको वहां जरूर देखिएगा एक बार। नेक्स्ट इज शीतोष्ण कटिबंध कितने अंश के बीच स्थित होता है। उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, 23.5 से 66। उष्ण कटिबंध कितने डिग्री के बीच है, 23.5, 9 से 23.5 साउथ। टुंड्रा वनस्पति, दैट मीन्स जो टुंड्रा जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये कहाँ पर, फ्रीजिड जोन में पाए जाते हैं। विच जोन इज हॉटेस्ट, सबसे गर्म जोन कौन सा होता है, ट्रॉपिकल जोन सबसे गर्म होता है। भारत कौन से जोन में है, तो भारत ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल यानी उष्ण और शीतोष्ण दोनों में है। भारत कौन से गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। बट अगर आपको पूछा जाए भारत एशिया में कहाँ है, तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा के आसपास बहुत ज्यादा बारिश होती है, पूरा साल बारिश होती है, क्योंकि वहां पर लो एयर प्रेशर, ज्यादा गर्मी की वजह से, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से लो एयर प्रेशर पाया जाता है, इसलिए बारिश भी पूरा साल होती है। नेक्स्ट आप ये देखिए, ये आपके लिए मैंने यहाँ पर टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, और ये नोट लिखा है कि ये क्वेश्चन आप तब सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने वीडियो देखी हो। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी सेलेक्ट किए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2023 और जनवरी 2024 में इसी टॉपिक से आए थे। मैंने जो अभी आपको पढ़ाया, मैंने आपको कहा था कि इस टॉपिक से क्वेश्चन 101% आते हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट करने के बाद, फैक्ट करने के बाद हमें प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करना चाहिए। तो ये 2023 और 24 के क्वेश्चंस हैं सीटेट में जो आए हुए हैं एग्जाम में। देखें, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोरिड जोन ऑन अर्थ रिसीव मैक्सिमम हीट एज। टॉरिड हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था, जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का भाग था। वो सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्योंकि
क्यों करते हैं? क्योंकि क्या वो लैंडलॉक है, स्थलरुद्ध यानी लैंडलॉक होता है? क्या वो महासागरों से घिरे हैं, बाउंडेड बाय ओशियंस? थर्ड ऑप्शन है द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, या फिर फोर्थ ऑप्शन है रेज ऑफ द सन आर स्लांटिंग फेयर। देखो हमें पता है सूर्य की किरणें तो तिरछी नहीं होती, ये तो शीतोष्ण कटिबंध में होती है। महासागरों से घिरे हैं तो ये भी कोई रीजन नहीं है, और स्थलरुद्ध होना भी रीजन नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? दोपहर का सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सूरज हमेशा सीधा सर के ऊपर रहता है ना। नेक्स्ट देखेंगे, हमारी पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। अब आप ये देखो कि ये सेम जो अभी मैंने आपको नोट्स दिए हैं, सेम वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। एक एक लाइन, मेरे नोट्स की एक एक लाइन एनसीईआरटी से बनाई गई है, और जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है। तभी मैंने आपको कहा कि आप सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ जाना, आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखो, तो इसका आंसर क्या होगा? ग्लोब हमारी पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ अर्थ इज सिंपल ग्लोब। हमें ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ के नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था टाइपिंग करने का, सो मैंने डायरेक्टली ये क्वेश्चन उठा लिए, स्क्रीनशॉट किया। देखो, यदि ग्रीनविच यामोत्तर यानी कि हमारी जीएमटी लाइन की बात हो रही है कि 12 बजे हैं, पर 12 बजे यानी कि जीएमटी पर अगर 12 बजे हैं, तो 45 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर क्या टाइम होगा? पहली बात तो आपको पता है कि ईस्ट में टाइम क्या होता है? ऐड होता है। ठीक है, ईस्ट में टाइम पूरब की तरफ, जीएमटी के पूरब की तरफ टाइम को जोड़ते हैं। 15-15 डिग्री एक एक घंटे का जोन है, तो 15 डिग्री, फिर 15 डिग्री 30 हो गया, फिर 15 डिग्री 45 हो गया, है ना। आप माइंड में आप मेरा डायग्राम रिकॉल कीजिए, रिमाइंड कीजिए जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में डायग्राम बनाया था, सर्कल वाला। 0 डिग्री, देन 15, देन 30, देन 45। तो 0 डिग्री पर अगर 12 है, तो 15 डिग्री पर कितने होगा, कितने बजेंगे? 1। 30 पे कितने बजेंगे? 2। तो 45 पर कितने बजेंगे? 3। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 3 बजे दोपहर के, 3 PM सी। ठीक है, ये देखो, मैंने कहा था टाइम वाला क्वेश्चन आता है, तो ये वहां से है। नेक्स्ट देखेंगे हम 81 क्वेश्चन नंबर, आप ध्यान से देखो। कहता है स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन आता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम जो हमारा इक्वेटर वाला एरिया होता है ना, वहां पर जैसा टेम्परेचर होता है वनस्पति वैसी पाई जाती है। उसके ऊपर अगर जाएंगे शीतोष्ण कटिबंध, जैसा टेम्परेचर होगा वनस्पति वैसी होगी। तो ये क्या कहते हैं? तो सदाबहार वृक्ष है, भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही उगते हैं, यानी कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो इक्वेटोरियल रीजन में ही होते हैं। क्यों? तो देखो, वो यहाँ पर इधर देखो, आप इक्वेटोरियल रीजन में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको भी जस्ट एक्सप्लेन किया था, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास पूरा साल गर्मी होती है। ज्यादा गर्मी की वजह से एयर प्रेशर लो हो जाता है, और एयर प्रेशर लो होता है तो पूरा साल वहां पर बारिश रहती है। तो यहाँ पर अब आप ऑप्शन देखिए, निम्न वर्षा, क्या लो रेनफॉल होता है? नो। इक्वेटोरियल एरिया में तो बहुत हाई रेनफॉल होता है। मॉडरेट रेनफॉल होता है? नो। हैवी रेनफॉल होता है? तो सीधा से हमें क्या मिल जाता है? थर्ड ऑप्शन मिल जाता है, हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। सो हमारा आंसर यहाँ पर क्या बनता है? तो हमारा आंसर यहाँ पर बनता है सी, हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। राइट, नेक्स्ट देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैटिट्यूड्स। कहता है अक्षांश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। देखो, मैं आपके लिए ये क्वेश्चन क्यों यहाँ पर लाई हूँ, क्यों मैंने उसी क्लास में यानी कि सेम फैक्चुअल के बाद ये क्वेश्चन आपको इंट्रोड्यूस किए, सो दैट आप देख सकें कि जो पढ़ा है वहां से एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्योंकि फैक्ट में पढ़ना और क्वेश्चन देखना दोनों एक्सपीरियंस अलग अलग है। तो वॉचिंग वीडियो एंड कमेंट जरूर करें वीडियो कैसी लगी।